हाँ, तो क्या हाल चाल है सबका। जैसा कि हमेशा बोलते हैं, मेरे क्लास में आओ तो पहले कॉपी किताब तो नहीं, कम से कम पेन लेकर आओ और जो बताएंगे उसको लिखते चलो, वरना तुम्हारा समय बर्बाद होगा। इसको यूट्यूब के किसी अन्य वीडियो की तरह देखो मत, वरना तुम्हारे लिए ही कह रहे हैं, कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं, समय बर्बाद कर डालोगे। उससे अच्छा होगा कि जाकर फिल्म देख लेना। तो चलो, आज हम लोग जो अपना अध्याय 6 है एनसीईआरटी के अनुसार, उसको शुरू करेंगे। और अध्याय 7 भारतीय भवन के अनुसार, जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण, यह ज्यामिति इकाई के अंदर है। ज्यामिति इकाई में बहुत सारा अध्याय है, जिसमें से हम लोगों ने पहला अध्याय यानी यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इसको समाप्त कर दिया है। जिसको मन हो वो भैया उसको जाकर देख सकता है। उसमें टोटल 7 वीडियो है। उस 7 वीडियो में 6 वीडियो तो हमने समझाया है उसमें, और एक वीडियो में पूरा रिवीजन हमने करवाया है। तो भैया कम से कम इस वीडियो को देखने से पहले वो जो रिवीजन लेक्चर है यानी 7वां नंबर वीडियो, उसको एक बार ज़रूर देख लो, वरना कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा इसको देखने का, क्योंकि इसके लिए वो बेस है। उसमें हमने एक ही वीडियो में पूरा का पूरा यूक्लिड की ज्यामिति को पूरा करवा दिया है। हम कोशिश ऐसा करेंगे कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाए। लिंक नहीं मिलेगा तो जाना प्लेलिस्ट में यूक्लिड की ज्यामिति में जाके सबसे अंत वाला वीडियो जिसमें रिवीजन लेक्चर लिखा होगा, उसको जाकर देख लेना, फिर उसके बाद यहाँ पर आना। ठीक है, तो चलो देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। या अगर तुमने यूक्लिड की ज्यामिति को पढ़ा हो तो तब भी ये तुम समझ सकते हो। इसके लिए तुमको चाहिए यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इसका कुछ ना कुछ ज्ञान। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने ज्यामिति के ऊपर। ज्यामिति हम बता चुके हैं। ज्यामिति क्या होता है भैया, कि ज्यामिति पूरा खेल है रेखाओं का, कोण का, रेखाओं का, बिंदु का, कोण का, तल का। ज्यामिति शब्द आया है जियोमेट्री से, जिसका मतलब होता है जमीन को नापना। ठीक है, पर हम लोग इंची टेप लेकर इसमें ज़मीन नहीं नापेंगे, हम लोग रेखाएं एवं कोण के बारे में पढ़ेंगे। अब तुम पूछोगे कि क्या इन रेखाओं और कोण से हम लोग ज्यामिति को समझ लेंगे? तो जी हाँ, समझेंगे। उससे पहले चलो हम लोग को जानते हैं, जिसको बोलते हैं निगमनिक तर्क, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्या, कि डिडक्टिव रीजनिंग। ऐसा क्यों भैया? ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस पाठ में हम लोग बहुत सारा प्रमेय करेंगे। ठीक है, और उन प्रमेयों को करने का जो फॉर्मूला तो नहीं, जो स्टेप होगा यानी रास्ता, उसको बोलते हैं निगमनिक तर्क। तो सीआईडी देखो ना, सीआईडी या अन्य कोई भी भैया क्राइम पेट्रोल, उसमें जो तहकीकात करने वाला होता है या पुलिस सब, वो ऐसा तो नहीं होता है कि कोई भी, मान लो कोई भी घटना हो गया और चोर को वो लोग ऐसे ही जाता है और धर लेता है कि बेटा तुम आओ, तुम चोर हो और तुम चलो मेरे साथ थाने में। ऐसा नहीं होता है। तो वो लोग कुछ तरीका अपनाता है, और वो तरीका क्या होता है, और वो तरीका होता है कि भैया छांटते चलता है। वो लोग कुछ हिंट की सहायता से पहुंचता है अपने नतीजे पर। तो ये निगमनिक तर्क भी कुछ उसी प्रकार है। हम लोग कुछ स्टेप अपनाते हैं, फिर उससे पहुंचते हैं कहाँ तक, अपने रिजल्ट तक। और वो जो स्टेप होता है वो मैथमेटिकल होता है, यानी गणितीय होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है हवा में कुछ नहीं कर देंगे हम लोग। तो हम लोग निगमनिक तर्क की सहायता से अपना प्रमेय है जितना इस पाठ में उसको पूरा करेंगे। ठीक है, अगर तुमको और ज़्यादा जानना है तो तुम्हारा जो परिशिष्ट 1 है पाठ के अंत, इस पूरे पुस्तक के अंत में यानी किताब के अंत में, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर तुमको मिल जाएगा उसके बारे में और डिटेल जानकारी। तो चलो, हम बता चुके हैं ज्यामिति क्या होता है, और चलो अब जानते हैं हम सब कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो
आवश्यकता क्यों? क्योंकि बता चुके हैं हम कि भारत में क्या था कि भैया वेदियों सबका निर्माण में इसका उपयोग होता था। मिस्र में बाढ़ आ जाता था। यूनान के बारे में हम बताए हैं अपने वीडियो लेक्चर वाले में, यानी 5वां पाठ में। ठीक है, जैसे मैं तुमको अगर मान लो तुमको कोई घर बनाना है, ठीक है, भवन, तो तुमको उसमें ज्यामिति का ज्ञान आना चाहिए। और तुमको अगर लगता है ऐसा नहीं है तो तुम अगर कोई भी घर बनाकर दिखा दो। अगर भैया तुम जो घर बनाओगे तो मान लो उसका कुछ कमरा होगा, और वो कमरा ऐसा तो कुछ नहीं कि भैया जो जौन मन वो तुम शेप का बना दोगे। उसका हो सकता है कि भैया वो आयताकार हो कमरा, या हो सकता है वर्गाकार हो, यानी स्क्वायर शेप का हो, रेक्टेंगल शेप का हो, या और भी कुछ शेप का हो सकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि तुम ये घर बनाए चलोगे और ये ऐसा कुछ कमरा बना दोगे, ऐसा नहीं है, वरना तुमको सब मार के 1 रुपया भी देगा नहीं, और इंजीनियर तुम कहाने के लायक भी नहीं बचोगे। ठीक है, तो भवन के निर्माण में और क्या, भौतिकी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? 9वीं में पढ़ना है ना जी, क्या प्रकाश का परावर्तन भौतिकी में। तो उसमें भी क्या होता है, कोई भी ये होता है तल, इसमें जब एक आता है किरण, यहाँ से टकराता है और फिर चला जाता है, तो यहाँ पर भी क्या है, कुछ किरण है, रेखा बनता है, इसको बोलते हैं लंबवत रेखा, है कि नहीं है? लंबवत रेखा बोलते हैं। यहाँ पर कुछ कोण बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं I और R। ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रे। हिंदी में क्या बोलते हैं अब तुम लोग समझ लेना अच्छे से, यानी आपतन कोण और परावर्तित कोण जो भी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो इसमें भी रेखाओं का, कोणों का इस्तेमाल है। जब तुम 10वां में जाओगे तो उसमें तुमको पढ़ने को मिलेगा प्रकाश का रिफ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, प्रकाश का अपवर्तन, जहाँ तक हमको याद है। तो उसमें तो बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है, लेजर का नाम सुने हो? लेजर में भी यूज होता है ज्योमेट्री का। जैसे में ज्यामिति का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। जैसे में देखो ये जो पेन है, ये पेन क्यों जो है, इस पेन का जो आकार है वो क्यों भैया वृत्ताकार है? इसका जो अनुप्रस्थ काट जो होता है, यानी क्रॉस सेक्शन, ये क्यों वृत्ताकार है? इसको सब स्क्वायर शेप का सब कह नहीं रखा, तो उसमें भी है कि स्क्वायर शेप में रखता तो हम लोगों को लिखने में दिक्कत होता। ठीक है, तो इसमें भी देखो ज्यामिति है। ज्यामिति तुम्हारे हर जगह आसपास है। ठीक है, इंजीनियरिंग में चल जाओगे तो जो, जैसे में हम तुमको बताते हैं, एक टरबाइन होता है। ठीक है, वो टरबाइन का जो ब्लेड होता है कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये टरबाइन का ब्लेड ऐसा ही क्यों है, इसके पीछे भी ज्यामिति है, समझे? मिसाइल है तो मिसाइल का आगे वाला जो है यहाँ पर ऐसे क्यों बना हुआ है? मछली सब तैरती है तो मछली सब का आकार क्या, कैसे वो लोग को सहायता देता है आगे बढ़ने में। हवाई जहाज उड़ता है तो हवाई जहाज का ज्यामिति वैसा ही क्यों है? इसमें इन सब में ज्योमेट्री का बहुत बड़ा उपयोग है। अगर देखें, जैसे में आज कल तो जो जहाज है उस पे लाइट लगा हुआ है भैया, पर पहले के जो जहाज होते थे उन पर कोई लाइट नहीं लगा रहता था। तो क्या होता था कि जो समुद्र है उस समुद्र के बीच में, नहीं तो समुद्र का जो तल है, ठीक है, ओशियन का, उस तल पर यानी ज़मीन पर लगा रहता था लाइट हाउस, जो कि एकदम प्रकाश छोड़ता था। उससे जो जहाज सब है उन लोग को रास्ता पकड़ने में आसानी मिलता था। तो वहाँ पर भी यूज होता था किसका? ज्यामिति का। तो हर जगह ज्यामिति का उपयोग है। हमने बता दिया आपको ज्यामिति क्या है, इसकी आवश्यकता के ऊपर ही। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज्यामिति में हम लोग बहुत सारा प्रमेय इसमें करने वाले हैं, सवाल करने वाले हैं। उसके पहले तुमको उस सवालों में जो जो कुछ ज्यामितीय पद आएगा, ज्यामितीय पद यानी कुछ डिफिनीशन आएगा, परिभाषा आएगा। अगर तुमको वो पता नहीं रहेगा तो तुम समझ नहीं पाओगे कुछ। तो चलो पहले हम लोग समझते हैं कुछ ज्यामितीय पद को, उसके परिभाषा को। तो इसमें सबसे पहला है रेखा, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो भैया बोलते हैं लाइन। तो हम बता चुके हैं कि जो हमारा ये ज्यामिति है इसमें ना बिंदु को, ना रेखा को और ना तल को
परिभाषित किया गया है। लेकिन समझने के लिए तुम कह सकते हो कि भैया लंबाई है सिर्फ रेखा वह है जिसमें सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। या कह दो कि रेखा जो है वो बिंदुओं का एक समुच्चय है यानी संग्रह है। ये सब बात हम समझा चुके हैं पहले के वीडियो में। या तुम कह सकते हो कि एक धागा लो, धागा को तान दो तो जो मिलेगा एक रेखा के आकार का होगा। तो रेखा का कोई वैसा परिभाषा नहीं है, ठीक है। रेखा को दर्शाते कैसे हैं? तो रेखा को दर्शाते हैं ऐसे, देखो ये मान लो कोई रेखा हुआ ए बी, इसको लिखेंगे ए बी ऐसे और इसके ऊपर ऐसे कुछ बना देंगे, इसको कहेंगे रेखा ए बी। हम जो रेखा कलाकार है, एक्ट्रेस, उनकी बात नहीं कर रहे हैं भैया। अब आओ रेखाखंड पर। रेखाखंड क्या होता है? तो देखो भैया रेखा का वह भाग जिसका अंत जो है वो बिंदु हो। सिंपल, देखो ये क्या है, एक रेखा है, इस रेखा का हम लोग भाग ले लिए, मान लो यहाँ से काट लिए ए डैश, इसके यहाँ से काट लिए बी डैश, इसको पढ़ेंगे ए डैश, इसको पढ़ेंगे बी डैश। तो ये क्या हुआ? ये हो गया रेखाखंड। जब इसको बड़ा करोगे तो यहाँ पर भी एक बिंदु मिलेगा, यहाँ पर भी एक बिंदु मिलेगा, इसको बोल देंगे ए बी, इसको बोलेंगे रेखाखंड क्या? ए बी। इसको कैसे दर्शाएंगे? तो देखो इसको दर्शाएंगे ऐसे ए बी और ऊपर एक सिर्फ सिंपल से इसे एक छोटा सा डैश लाइन खींच देंगे। समझ गए? अब किरण क्या होता है वो समझो। तो किरण में भैया हम क्या करेंगे? तो अभी रेखाखंड में क्या था? तो रेखाखंड में दोनों जो अंत था, दोनों सिरा, वह क्या था? बिंदु था। जो किरण होता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रे, और इस रेखाखंड को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं भैया? तो लाइन सेगमेंट। तो रे क्या होता है यानी किरण क्या होता है या होती है जो भी भैया, तो वो होता है जिसका एक अंत जो है वो बिंदु हो, दूसरा अंत क्या हो? तो रेखा के जैसे में क्या था, ये कुछ तीर का निशान निकला हुआ था, तो किरण इसी को कहते हैं जिसका एक अंत जो है वो बिंदु हो। अगर दोनों अंत बिंदु हो गया तो रेखाखंड कहलाया जाएगा। समझ में आया कि इसको बोलते हैं किरण। इसको कैसे दर्शाते हैं? तो इसको दर्शाएंगे ऐसे, ए बी को लिख देंगे और इसका एक छोटा सा लिख देंगे ऐसे नीचे। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया होगा। लेकिन अब समझो, इस पाठ में हम लोग इतना अंतर नहीं करेंगे। हो सकता है कि भैया रेखा को रेखाखंड से दर्शा दिया जाए, हो सकता है भैया किरण को रेखाखंड समझ लिया जाए। तो इस पार्ट में हम लोग एकदम डिटेलिंग में नहीं घुसने वाले हैं। हो सकता है कि कभी कभी इन तीनों के लिए एक ही चीज़ रेखाखंड ही बोल दिया जाए, तो तुमको समझना होगा कि भैया बात उसी की जा रही है। हम भी ऐसा कर दे तो अब तुम ये मत कहने लग जाना कि भैया आप गलती पढ़ा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि वो इस पाठ की ज़रूरत है, ठीक है? अब देख लो, संरेख बिंदु क्या होता है या और असंरेख बिंदु, जिसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, देखो कोलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं कि मान लो कोई 3 ठो बिंदु है, ठीक है, 3 ठो बिंदु या 3 से अधिक बिंदु, पर कम से कम कितना? तो 3 यानी 3 ठो बिंदु है और ये तीनों बिंदु किस इस प्रकार है, ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में है, तो इनको बोलेंगे, इन तीनों बिंदु को बोलेंगे ये क्या है? एक संरेख बिंदु है ये तीनों के तीनों। ठीक है, मान लो 3 ठो बिंदु है, जैसे मैं ऐसे, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया ऐसे, तो इसको बोलेंगे असंरेख बिंदु। क्या बोलेंगे जी? असंरेख बिंदु। समझ में आ गया? हम आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि तीनों बिंदुओं से एक रेखा बननी चाहिए। अगर रेखा नहीं बनी तो हम कहेंगे असंरेख बिंदु है वो। ठीक है, अब इतना समझ में? ठीक है, अब देखो, अब आते हम लोग कोण पर। तो कोण क्या होता है इसको समझ लो। देखो, तो कोण
ये नहीं समझेंगे हम लोग कोर क्या होता है, हम लोग समझेंगे कोर बनता कब है। हम लोग के लिए ज़रूरी यही है। तो देखो यदि 2 ठो किरण है, ठीक है, 2 हमारे पास किरण है, तो कोर बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए, कम से कम 2 किरण चाहिए। 2 किरण यानी 2 रेज यदि नहीं मिली तो कोर नहीं बनेगा। अभी बताएंगे आगे। देखो तो यदि इन दोनों कोरों का, इन दोनों किरणों का एक ही अंत बिंदु हो, हमने बताया आपको कि किरण क्या होता है, तो किरण में एक अंत जो होता है वो बिंदु होता है। अब यदि 2 किरण है और उन दोनों का जो अंत बिंदु जो है वो एक ही हो, यानी दोनों के लिए समान अंत बिंदु हो। जिसमें देखो ये एक किरण है ए ओ और दूसरा किरण है ओ बी, इन दोनों का जो अंत बिंदु है वो क्या है, एक ही है कि नहीं है, ओ है। तो इससे क्या बनता है, तो इससे इन दोनों किरणों के बीच कुछ बनता है जिसको बोलते हैं कोर, ठीक है। और इसको दर्शाते कैसे हैं, तो ऐसे कोर ए ओ बी, ये साइन होता है दर्शाने का ए ओ बी। ऐसा कोर बहुत सारा बन सकता है, जितना मतलब जितना मन उतना भैया बन सकता है। जैसे में एक त्रिभुज है, मान लो इसका नाम है ए बी सी, तो इसमें 3 कोर बन गया, कौन कौन, बी ए सी या कह लो सी ए बी। देखो बी ए सी बोलो या सी ए बी बोलो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। या तुम बोल दो कोर ए, ठीक है, वो भी एक बात हुआ। या कह दो ए बी सी या सी बी ए, ये भी एक कोर हुआ, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोर। कोर का निर्माण होता है। अब इस कोर में क्या होता है भैया, तो शीर्ष होता है, भुजा होता है, ठीक है। अब देखो शीर्ष क्या होता है, तो शीर्ष ये होता है जो बिंदु था ना, जो कि दोनों में कॉमन है, इसको क्या बोल देंगे, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है। इन दोनों में जो बिंदु कॉमन है उसको क्या बोलते हैं, उसको ना बोलते हैं उभयनिष्ठ, तो इसको बोलते हैं शीर्ष। शीर्ष क्या हो गया, तो कोई भी कोर का शीर्ष क्या हुआ, तो वो उभयनिष्ठ बिंदु जो कि दोनों किरणों का है, भाग है, दोनों किरणों में है। अब जो ओ ए है और ओ बी है, इन दोनों किरणों को कह देंगे हम लोग क्या, इनको बोलेंगे कोर का भुजा, कोर की भुजा। तो यहाँ पर कोटभुजा मिलेगा, यानी अगर कोई भी कोर होगा तो उसमें 2 ठो भुजा तुमको मिलने ही वाला है, इससे कम नहीं मिलने वाला है। अब तुम बोलोगे कि भैया अगर मान लो कि ये जो कोर है ये 0 डिग्री का है, तो उसके लिए क्या 2 ठो चाहिए, यानी पहले ये समझ लो कि ये जो कोर है इसको दर्शाते हैं हम लोग डिग्री में, ठीक है। जैसे में ये हो सकता है 60 डिग्री। मापते कैसे हैं, तो भैया प्रोटेक्टर जो होता है तुम्हारे पास ना, उसी से इसको मापते हैं कोर को। इतना हम सोचते हैं कि तुमको आता होगा ये कुछ चीज़। अब तक 0 डिग्री कोई कोर है, यानी जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर जो किरण है वो समाप्त हो गया, लेकिन इसके लिए भी 2 किरण चाहिए, एक किरण से काम नहीं चलेगा। ए मान लो ओ है और दूसरा यहीं पर बी भी होगा, अगर सिर्फ एक है तो उससे कोर नहीं बनेगा। कोर के लिए 2 किरणें चाहिए जिनका अंत बिंदु जो है एक ही हो, और वहीं से एक अंत बिंदु से ये लोग शुरुआत करती हैं या प्रारंभ होती है। देखो ओ ए जो है और ओ बी है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है इन दोनों का, तो इन दोनों के बीच में क्या बनता है, कोर बनता है, ठीक है, समझिए। कोर का शीर्ष समझा दिए, भुजा समझा दिए। अब कोर मान लो है तो कोर का एक होता है मतलब अंतर्भाग और बहिर्भाग। तो कोर मान लो है, जैसे ये एक कोर है ए ओ बी। अब तुम सोचोगे कि भैया ये आप ऐसे लाइन क्यों दिए हैं, आप यहाँ पर ऐसे इस ए ओ बी में यहाँ पर लाइन क्यों दिए हैं, तो इसके लिए कि ये दर्शाने के लिए कि ये जो हमारा किरण है ओ ए सिर्फ यहीं तक है। अब मान लो जैसे में ये किरण है ना, ये किरण ऐसे, ठीक है, जिसमें हम अभी ये दर्शाए, जैसे में ये है, ठीक है, ये इसका नाम है ओ ए। तो ओ ए कहाँ तक मापना है, तो यहीं तक मापना है जहाँ तक ये लाइन है, ठीक है, समझ में आया। तो देखो जैसे में ये है तो इसका अंतर्भाग क्या होगा, तो अंतर्भाग इतना होगा, इतना में जितना भी कुछ भी आ जाए कोई भी बिंदु, तो वो बोलेंगे भैया
इसके अंतर्भाग में है, ये अंदर है, इंटीरियर। ठीक है, इसके लिए एक शब्द होता है क्या, तो इंटीरियर। और इस क्षेत्रफल के कहीं भी बाहर कोई भी बिंदु आए, लाइन आए, रेखा आए, कुछ भी, उसको बोलेंगे बहिर्भाग यानी एक्सटीरियर। ये कोर के बाहर का भाग है। समझ में आ गया? ठीक है, तो हम समझा दिए बहिर्कोर। अब देख लो बहिर्कोर क्या होता है। तो वो क्या होता है, जैसे मैं मान लो तुम्हारे पास एक कोर है। ठीक है, तुम्हारे पास एक ऐसे कोर है। ठीक है, मान लो ऐसे ABC। इसमें से तुम मान लो इसको हाई कोर क्या है, ये कोर है ABC। इसको तुम आगे ऐसे जो BC रेखा है इसको बढ़ा दिया आगे की ओर। ठीक है, तो इस ABC का बहिर्कोण क्या होगा, और यहाँ पे तुम मान लो कुछ नाम देते हो P, तो ये होगा ABP। या तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि भैया जो ABC है ना, ABC का बहिर्कोण, इसको क्या बोलेंगे, ABP। ठीक है, तो ये हो गया बहिर्कोण, हमने समझा दिया। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। इससे पहले वाले जो हम समझाए थे वो था एक्सटीरियर ऑफ एंगल, यानी इसके बाहर, इस कोर के बाहर कुछ है तो उसको बोलेंगे बहिर्भाग, कोर का बहिर्भाग। और बहिर्कोर क्या हुआ, उस कोर का बाहर वाला, उस कोर का बाहर वाला कोर। समझ में आया? हमको आशा है कि हम समझाए होंगे। ठीक है, अब देखो आगे, अब क्या बचा है। अब कोर का प्रकार तुमको शायद पता होगा, अब हमको तो नहीं पता है, मालूम है कि नहीं पता है, लेकिन पता रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे, तो कोर का कितना प्रकार होता है। तो एक तो होता है भैया कि तुम नाप लो, यानी हाईकुल, न्यून कोर, अधिक कोर, सम कोर, रिजु कोर, प्रतिवर्ती कोर। न्यून कोर क्या होता है, जिसका माप कितना हो, 90 से कम हो। अधिक कोर क्या होता है, 90 से ज़्यादा हो। सम कोर क्या होता है, जिसका माप 90 डिग्री हो। रिजु कोर क्या होता है, जिसका माप 180 डिग्री हो। अधिक कोर जिसका 90 से अधिक हो और 180 से कम हो। ये बात हम बताना भूल गए थे। और प्रतिवर्ती कोर क्या होता है भैया, जो कि क्या हो, कि 180 से अधिक हो और क्या, और 360 डिग्री से कम हो, उसको क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण। और एक और होता है पूर्ण कोण, यानी कंप्लीट एंगल, जो होता है 360 डिग्री का। तो चलो हम बना देते हैं सब एक एक करके। ठीक है, देखो जैसे में ये क्या हुआ, ये एक है क्या है, तो एक न्यून कोण है। ये क्या है, तो एक ये ऐसे समकोण है ABC। तुम कुछ भी लिख सकते हो, ABC यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। अधिक कोण मान लो, जैसे में ये एक हो गया अधिक कोण हमारे पास, इसका नाम हो गया POQ। जरूरी नहीं है ऐसे ही बने, हो सकता है ऐसे ही बन जाए। सिर्फ ये जो माप है, ये माप 180 से कम रहना चाहिए और 90 से ज़्यादा रहना चाहिए। ठीक है, ये जो माप है कितना रहना चाहिए, 90 से अधिक कोण और 180 से कम। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ये कौन सा है, तो ये है अधिक कोण। ठीक है, अब आगे क्या था, तो आगे था रिजु कोण। यानी रिजु कोण कब बनता है, जब एक रेखा पे बने। ठीक है, कब जी, जब एक रेखा पे यानी 180 डिग्री का कोण बने। और 180 डिग्री का कोण एक रेखा पर ही बनेगा, जिसके बारे में हम लोग आगे बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। अभी सिर्फ यही समझो, रिजु कोण कितने डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का। प्रतिवर्ती कोण कितना, कि 180 से अधिक हो लेकिन 360 से कम हो। जैसे मैं मान लो ये है, तो ये ऐसे ABC, तो ABC नहीं, ये ABC इधर वाला नहीं, ABC इधर वाला, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ए भैया अब
हम मान लीजिए हम बोलते हैं ABC, तब हम ये जो प्रतिवर्ती है इसमें उसको लेंगे या जो ABC ये अधिक है इसको लेंगे, कौन सा लेंगे बताइए। तो इसका जवाब है कि हम यदि बोलते हैं ABC तब ये वाला जो कोण है जो अभी हम हाथ से दर्शाएं, ये वाला जो कोण है इसको लेंगे, ठीक है। पर यदि हम बोलते हैं प्रतिवर्ती ABC तो उस समय हम लोग लेंगे ये जो बाहर वाला है इसको लेंगे, ठीक है। तो ऐसे इसको दर्शाएंगे, ठीक है। कंप्लीट एंगल क्या होता है भैया, तो वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री अगर कोण बन जाए, जैसे मान लो यहीं से शुरू हुआ और यहीं से घूम कर यहीं पर आ जाए, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना होगा, ऐसे 360 डिग्री का। पर उसके बारे में तुमको बताया नहीं गया है, तो जानना भी नहीं है, हम कुछ अधिक बता दिए अपने ओर से। अब जान लो कोण का समद्विभाजक क्या होता है, ठीक है। मान लो ये जो कोण है ना, ये कोण हो गया एक, ठीक है। तो कोण का समद्विभाजक होता है जो इसको दो बराबर भागों में बांट दे, दो बराबर। जैसे में ये क्या हुआ, मान लो इसका नाम देते हैं हम OD, तो ये जो एक कोण है ये दो कोण है, ये एक और दो कोण क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो OD हम क्या बोलेंगे, माफ करना, जो BD किरण है, ये BD किरण कोण ABC का क्या है, तो समद्विभाजक है। यानी इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, दोनों दो बराबर भाग में बांटना, ठीक है। वैसे ही होता है रेखा का बाइसेक्टर। मान लो ये कोई रेखा है इसे, ठीक है, AB, इसको तुम दो बराबर भागों में, कोई एक रेखा या तीसरा मान लो CD, इस ये जो है AB को दो बराबर भागों में बांट दिया, तो हम क्या बोलेंगे, जो CD है इस AB का क्या है, समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक समझ में आया, यानी एक जो कोण है ये दो कोण ये दोनों बराबर हो गया, या तो कह लो जो ABC है इसका आधा कर दिया, सेम बात है। तो ठीक है, हम लोग आज रखते हैं यहीं पर, आधा घंटा होने वाला है अभी। और क्या है, तो अब अगले वीडियो में हम लोग आसन्न कोण पढ़ेंगे, कोणों का रैखिक युग्म पढ़ेंगे, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है उसको पढ़ेंगे, और प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उन सबको पढ़ने के बाद हम लोग अभिगृहित पढ़ेंगे और प्रमेय पढ़ेंगे। उसके बाद अपना हम लोग का पाठ शुरू होगा। हम डायरेक्ट बेटा कभी सवाल पर नहीं आते हैं, हम डायरेक्ट भैया जी कभी सवाल पर नहीं आते हैं। पहले हम थ्योरी पढ़ाते हैं, सिद्धांत। ये नहीं पढ़ोगे डायरेक्ट सवाल पर जाओगे तो शुरू में क्या तो सवाल बन जाएगा, पर जैसे जैसे आगे जाओगे मुश्किल सवाल आएगा, वो नहीं बनने वाला है। तो अगर तुमको मन है तो भैया इन सब वीडियोस को देखो, हो सकता है लंबा लगे, लेकिन देखने में हमें एक बात कह सकते हैं कि हो सकता है कि बोरिंग भी आए, पर इन सब का बहुत उपयोग है। जब आगे जाओगे तो तुम्हारे पास एक बहुत मजबूत बेस रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारे अपने ओर से, अब देखो क्या होता है तुम लोग का हाल। इसलिए भैया, पर हाँ, जब भी इस क्लास में आओ हमारे वीडियो देखो तो कम से कम कॉपी पेन लेकर बैठो, तुम्हारे लिए सहायता करेगा। नहीं है तो जाकर लेकर आओ, ठीक है। तो रखते हैं, अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में उस नए बात के साथ, यानी आसन्न कोण के साथ।